आज आपके सामने एसएससी क्या है, एसएससी के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पोस्ट्स, डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है, स्किल टेस्ट, सीपीटी क्या होता है, कट ऑफ कहां जाती है, सैलरी क्या मिलती है और पेपर किस किस मोड में होता है, कितने टाइप्स में पेपर आपका होने लग रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम आज सारी बातें करेंगे। तो इसलिए भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल जिसमें बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वही कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे यहां पर, है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई ज्यादातर लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है, भटक जाते हैं अपने रास्ते से, ठीक है, और भटकना होता नहीं है सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे भाई, है ना। फिर हम बातें करेंगे और आज आपके एसएससी के बारे में, एसएससी क्या है, क्या चीजें लेती है, क्या कौन कौन सी पोस्ट होती है, ये सारे पॉइंट आप देख रहे होंगे। इन सारे पॉइंट्स के साथ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है भाई। तो जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग इसको शेयर कर दो, ठीक है। चलो भाई, चलो जी, देखो फिर हम बात कर लेते हैं, इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और ये आपसे मैं बातें करूंगा, ठीक है। चलो, ये आज का हमारा मुद्दा है कि एसएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, ठीक है। सारी बातें हम यहां पर करेंगे क्योंकि ये हालात सभी के होते हैं ना। जैसे इस हालात में ये बैठा है ना, देखो कितनी सारी बुक्स है, कॉपी पेन, बुक्स पे कैसे माथा रख के बैठा हुआ है। तो इसी चक्कर में आप भी ऐसे ही बैठते होंगे, आप भी सोचते होंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी आप लोगों के पास में प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए बहुत सारी चीजें सोच जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना, और मैक्सिमम क्या करें कि जो सफलता जल्दी से मिल जाए। जल्दी से सफलता मिलने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा लास्ट तक, है ना। कम टाइम में कैसे तैयारी की जा सकती है, कैसे हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हम अपना प्रॉपर प्लान करें, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपका एक प्लान होना जरूरी है। मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात से बताता हूं आपको प्लान कैसे होना जरूरी है। जैसे आप अपने घर में देखते हैं ना, तो घर में कोई भी चीज लानी होती है हमें, तो पहले क्या होता है, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। क्या करते हैं भाई, प्रॉपर प्लान बनाते हैं, ऐसे इसको हमें लेकर आना है। प्लान से मतलब कि मंथली इनकम क्या है ना। पहले हम क्या करते हैं भाई, इनकम को देखते हैं, इनकम क्या है, देन उसके बाद में इनकम देख करके फिर हम कहते हैं भाई अब हमारा मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब उसका खर्चा क्या है महीने का। अब खर्चा होने के बाद हमें सेविंग क्या होती है हमारी, उसको देखते हैं। और यदि हमने कहा कि सेविंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और यहां से हमें बच जाता है, तो हम यहां से कोई चीज लेके आते हैं। तो आपने देखा ना, प्लान किया पहले आपने कि कुछ लेके आना है, उस प्लान से पहले कितनी चीजों के बारे में देखा कि भाई मंथली इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, है ना, देन उसके बाद में हमारी सेविंग क्या है, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाते हैं कि ये चीज हमें लेके आनी होगी या नहीं आनी होगी, है ना। तभी आप कर पाते हैं डिसाइड। तो पहले प्लान की जरूरत होती है। आप माइंड में सोच तो लेते हैं कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है ना, सीजीएल में पोस्ट लेनी है, सीएसएस में सेलेक्ट होना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेलेक्ट होना है। तो इसलिए आपने सोच तो लिया, लेकिन उसकी सोच को प्रॉपर अंजाम देने तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और जो प्लान आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो देखो जरा प्लान क्या है, उसी की हम बात करते हैं। क्या है एसएससी, एक्चुअल में इसकी जानकारी देखते हैं। एसएससी कुछ नहीं है, एसएससी है क्या, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, कर्मचारी चयन आयोग, ये इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ये एक ऐसी संस्था है भाई, यूपीएससी के बाद एक ऐसी संस्था है, केंद्र सरकार में जितनी भी वैकेंसी ग्रेड बी और ग्रेड सी की होती है ना, जितनी भी जॉब्स आपकी ग्रेड बी और ग्रेड सी की होती है, ठीक है, तो उनकी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट कराता है, वो करने का काम कौन करता है भाई, आपका एसएससी करने लग रहा होता है। जैसे आप जो भी इंस्पेक्टर्स देखते होंगे ना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो सारे इंस्पेक्टर्स आपके किसके थ्रू जाते हैं, मैक्सिमम एसएससी के थ्रू ही जाने लग रहे होते हैं ना।
चाहे वो दिल्ली पुलिस में एसआई हो, चाहे वो सीबीआई में एसआई हो, चाहे वो आईबी में एसआई हो, है ना, नार्कोटिक्स में एसआई हो, किसी में भी एसआई हो, प्रिंट ऑफिसर्स हो, ठीक है, तो वो सभी लोग किसके थ्रू जाते हैं भाई, कौन उनका रिक्रूटमेंट कराता है, तो उनका रिक्रूटमेंट एसएससी कराता है। इसीलिए हम एसएससी को क्या बोल देते हैं भाई, मिनी आईएएस भी बोल सकते हैं, है ना। एसएससी एक ऐसा संस्थान है जो यूपीएससी के बाद सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, और कंडक्ट कौन किसके लिए भाई, ग्रेड बी और ग्रेड सी के लिए पोस्ट के जो एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो उसे इसीलिए हम मिनी आईएएस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर एसएससी रिक्रूटमेंट कर रहा है ना, इस बार एसएससी भी वही पेपर लेने लग रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, मिनी आईएएस कह सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो बात करते हैं, एसएससी अपनी वेबसाइट पर एक कैलेंडर जारी करता है। एसएससी अपनी वेबसाइट पर एक कैलेंडर जारी करता है, और कैलेंडर जारी कैसे करता है भाई, उसमें वो आपको बताता है कि मैं किस एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उस सभी के बारे में आपको बताएगा कि प्री एग्जाम में कब से फॉर्म फिल कराऊंगा, है ना, कब से मुझे फॉर्म फिल कराने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर्म फिल कराने के बाद बताएगा आपको मुझे प्री एग्जाम कब लेना है, देन उसके बाद मेंस एग्जाम कब होगा आपका, टायर थर्ड मतलब डिस्क्रिप्टिव कब होगा आपका, एंड देन सीपीटी आपका कब होगा, ये आपकी डेट्स को बता देता है, पहले से ही एक कैलेंडर इशू कर देता है कि भाई प्री एग्जाम की डेट ये होगी, मेंस की डेट ये होगी, ठीक है, और आपका डिस्क्रिप्टिव की डेट क्या होगी, सीपीटी कब होगा, सारी चीजें वो आपको बताने लग रहा होता है, ठीक है भाई, है ना। देन उसके बाद में एसएससी क्या करता है, एसएससी ना एक साल में कम से कम 4 से 5 बड़े एग्जाम ले रहा होता है। 4 से 5 बड़े एग्जाम कौन कौन से भाई, सीजीएल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, सीपीओ का एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, सीएचएसएल का एग्जाम भी कौन कंडक्ट कराता है, एसएससी ही कराता है, और एमटीएस का एग्जाम भी कौन कंडक्ट कराता है, एसएससी ही कराता है, और इवन जेई का भी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है भाई, एसएससी ही कराता है। तो एक साल में 4 से 5 एग्जाम एसएससी कंडक्ट कम से कम करा रहा होता है, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। चलो, तो कैलेंडर कैसे जारी करता है, वो कैलेंडर मैं आपको यहां दिखा देता हूं एक बार, कैलेंडर किस किस एग्जाम के लिए। तो आप यहां देख रहे होंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन 2019, ठीक है। 2019 का पेपर कब होगा, क्योंकि ये जो पेपर था ना, ये फॉर्म जो फिल हुए थे 2018 में फिल हुए थे, है ना। ये फॉर्म कब फिल हुए थे भाई, सीजीएल के, ये सीएचएसएल वाले ये 2018 में फिल हुए थे, ठीक है, 2018 में सीएचएसएल वाले, ठीक है। इसके फॉर्म फिल करा लिए, फिर फरवरी में इसका, मार्च में इसका एग्जाम था, तो मार्च में एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ, मार्च में जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था वो किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था। उसने फिर से कैलेंडर इशू किया, और ये कैलेंडर इशू करने के बाद उसने डेट दे दी 12/10/2020 से 26/10/2020 तक वो आपका एग्जाम कराएगा। तो इस तरीके से वो कैलेंडर इशू करता है, हर चीजें वो वहां पर मेंशन कर रहा होता है। जैसे देखो जेई, जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वाइंग, है ना, ये सारे आपके यहां पर, ये आपको उसने बता दिया कि मुझे पेपर फर्स्ट कब लेना है, तो उसने आपको डेट मेंशन कर दी कि भाई 27/10/2020 से 30/10/2020 तक, ठीक है। अब यहां देखो जरा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल, है ना, उसने यहां लिखा टायर 2, सेकंड टायर की बात कर रहा है वो, मतलब मेंस की बात करने लग रहा है। तो मेंस कब होगा, तो मेंस का उसने बता दिया 2/11/2020 से 5/11/2020 को वो आपका लेने लग रहा होगा। लेकिन ये अभी जो प्रिपरेशन कर रहे थे मेंस की, जिनका 2019 सीजीएल प्री हुआ था, उनका मेंस होना है, तो भाई अभी कल ही रिसेंटली में एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है, इसको 10 से 15 दिन डिले कर दिया है, इसको 10 से 15 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। 10 से 15 दिन बाद इस डेट से वो एग्जाम होगा, ठीक है। उसने फिर से अपनी वेबसाइट पर फिर कैलेंडर या डेट आपको मेंशन करा दी कि इसकी डेट क्या होगी। तो आप सभी लोग जो मेंस देने लग रहे होंगे वो सभी लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जो अब यहां देखो, यहां उसने किया भाई, ये वेरियस पोस्ट के लिए आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है। जैसे यहां देखोगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, है ना, और ये आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 टायर थर्ड की डेट आपको यहां पर दे दी है, 22/11/2020 आपको दी हुई थी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2020, जिसको आप कहते हो भाई सीपीओ, है ना, सीपीओ 2019 सीपीओ कब होना है, तो पेपर फर्स्ट आपका लिखा है, पेपर फर्स्ट
23/11/2020 से 26/11/2020। तो सीपीओ फर्स्ट कब होगा? ये आपका 23/11/2020 से 26/11/2020 को होगा। ठीक है, तो उसने अपनी साइट पर पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये एग्जाम हम सीपीओ वाला कब लेंगे प्री का, ये आपको उसने बता दिया। ठीक है, कांस्टेबल, अब जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, है ना, उनको भी बता दिया उसने कि एग्जामिनेशन कांस्टेबल का कब होगा, ये भी उसने बता दिया, है ना, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल वाला दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो इसने बताया हुआ है पहले से ही, जो लोग दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसने डेट मेंशन की हुई है। फॉर्म फिल आपके पहले ही करा चुका था वो, तो 27/11/2020 से 14/12/2020 तक। ठीक है, और यहां देखोगे तो आप यहां देखने लग रहे हो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, है ना, इसका टायर सेकंड उसने पहले यहां बताया। टायर फर्स्ट कब लेगा? तो टायर फर्स्ट आपको बता दिया मैंने 27/10/2020 से 30/10/2020 तक लेगा। फिर उसने टायर सेकंड की डेट आपको दे दी, पहले ही मेंशन कर दी कि भाई 14/2/2021 को टायर थर्ड आपका होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां वेरियस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है, आप यहां देख सकते हो। अब यहां देखो जरा, आप यहां वाली पोस्ट को आप देख रहे होंगे, तो उसने बता दिया कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो ये तो जो 2020 में एग्जाम होने लग रहा है, ये 2019 वाला पेपर है। ठीक है, जो 19 में फिल हुए थे, लेकिन अब जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है भाई, वो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि उसने आपको डेट दी हुई है। क्या भाई, यहां पर आपको बता दिया उसने कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल CHSL, जिसको हम कहते हैं क्या, CHSL। ठीक है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको बता दिया। तो इसके फॉर्म कब से आएंगे? इसके फॉर्म 6/11/2020 से आएंगे। ठीक है, 6/11/2020 मतलब 6 नवंबर से आपके फॉर्म फिल कराने स्टार्ट कर देगा। और लास्ट डेट क्या होगी भाई? 15/12/2020 आपकी डेट होगी, है ना। और एग्जाम कब लेगा? उसने आपको एग्जाम की डेट भी दी है, तो 12/4/2021 से लेकर के 27/4/2021 तक आपको इसकी डेट उसने मेंशन कर दी। मतलब उसने कैलेंडर में बताया क्या है, मेन मुद्दा क्या है, कैलेंडर में बताते क्या है? तो कैलेंडर में बताते भाई हम एडवर्टाइजमेंट, मतलब जब हम फॉर्म फिल कराना स्टार्ट करेंगे, कब से करेंगे? तो आपको बता दिया 6 नवंबर 2020 से करेंगे। और लास्ट डेट क्या होगी भाई? 15 दिसंबर 2020 होगी। और उसके बाद एग्जाम कब कराएंगे हम? तो एग्जाम 12/4/2021 से 27/4/2021 तक कराएंगे। और वो आपके कौन से एग्जाम की डेट है? तो टायर 1 के एग्जाम की डेट है। ठीक है, जो मतलब आप 2020 CHSL टारगेट कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, है ना। ठीक है, तो चल जैसे आगे की मैं बात करूं आपसे, आगे नेक्स्ट ये आपको दिया गया 2020 का कैलेंडर इश्यू कर दिया उसने, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी पोस्ट के लिए दिया, किसके लिए भाई? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, बोले तो CGL, है ना। CGL टायर 1 की डेट क्या दी है? तो आप बताएंगे सर टायर 1 की डेट एग्जामिनेशन की नहीं, फॉर्म फिल करने की डेट क्या है? 21/12/2020, 21/12/2020। ध्यान रख लेना, ये लोग जो अभी CGL को टारगेट कर रहे हैं, जिनके मन में CGL देना है, सोच तो लिया है CGL देना है हमें, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, आपको प्रोसेस भी पता चलेगा, एग्जाम फॉर्म फिल कब होंगे, कैसे कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने लग रहा हूं। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है भाई? 21/12/2020। ठीक है, 21 दिसंबर 2020 से फॉर्म फिल कराने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट क्या होगी भाई? तो आपकी क्लोजिंग डेट 25/1/2021, मतलब 25 जनवरी 2021 तक आपके फॉर्म फिल कराए जाएंगे। ठीक है, और टायर 1 की डेट क्या होगी? तो टायर 1 की डेट भी उसने मेंशन कर दी भाई, 29/5/2021 से 7/6/2021 में। तो ये एग्जाम कौन सा है? 2020, CGL 2020 है आपका ये एग्जाम 2020, लेकिन होगा कब? तो आप ध्यान रखना, ये 2021 में होगा। ठीक है, तो ये 2021 में होगा। बात समझ आई ना। तो इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आपको बताता है, एग्जाम कब होगा कैलेंडर इश्यू करता है और वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर देता है। ठीक है, और ये एक और बड़ी चीज है भाई, जो कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये यहां ध्यान रखना, ये वाली कांस्टेबल इन जीडी, CAPF है ना, CAPF, NIA, SSF, ठीक है, और ये फायरमैन GD में है ना,
असम राइफल्स, इन सभी में जो आपके पैरामिलिट्री होती है, जितनी भी पैरामिलिट्रीज होती है उसमें कांस्टेबल का काम भी कौन करता है? एसएससी ही करता है। जितनी भी पैरामिलिट्रीज फोर्सेज होती हैं उनमें सभी में कांस्टेबल की वैकेंसी भी, कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट भी कौन करता है भाई? एसएससी ही करता है। और उसकी एग्जामिनेशन, उसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या दी गई है? उसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 25/3/2021। मतलब उसकी फॉर्म फिल कब से होंगी? तो भाई 25 मार्च 2021 से वो आपके कराएगा। और कब उसकी क्लोजिंग डेट होगी भाई? 10/5/2021। उसकी डेट कब क्लोज हो जाएगी? मतलब वो फॉर्म फिल कराने कब तक होंगे? तो 10/5/2021 तक होंगे। देन उसके बाद में डेट ऑफ एग्जाम क्या होगी? तो डेट ऑफ एग्जाम आपको उसने बता दी भाई। डेट ऑफ एग्जाम 2/8/2021 से 25/8/2021 तक होंगे। ठीक है, तो ये आपका एसएससी, जिसको आप कहते हो ना एसएससी जीडी, है ना, एसएससी जीडी। ठीक है, तो ये आपका रिक्रूटमेंट होगा और ये आपकी डेट उसने बता दी है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा, ये उसने बता दिया है। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम कैलेंडर में एसएससी अपनी वेबसाइट पर बता देती है, समय समय पर अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करती है। ठीक है, चल अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा, सीजीएल क्या है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती है ना, किसके लिए कैसे प्रिपरेशन हमें करनी है। तो देखिए जरा एसएससी सीजीएल है क्या। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात भाई मन में यही आता है कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या रही होगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगता है। तो भाई क्वालिफिकेशन की मैं आपसे बात करूं तो इसमें लिखा है ग्रेजुएशन एंड 10+2, 10+2 एंड ग्रेजुएशन। तो भाई ये ग्रेजुएशन किस किस के लिए है? तो मैं आपसे कह दूं कि ग्रेजुएशन किस किस के लिए है भाई? सीजीएल, सीपीयू, इन सभी के लिए क्या है? ग्रेजुएशन है। जितने भी एसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स होते हैं, सभी के लिए क्या होगी? ग्रेजुएशन होगी। और ये आपका क्लैरिकल वाले पोर्शन के लिए होगी 10+2, कांस्टेबल और क्लैरिकल वाला, है ना। ये जैसे सीएचएसएल आपका हो जाता है, तो सीएचएसएल किससे होगा भाई? 10+2 से होगा। एमटीएस किससे होगा? तो एमटीएस भी 10+2, 12वीं पास वाला फॉर्म फिल कर सकता है। और ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिल किसका कर लेगा भाई? सीजीएल और सीपीओ का आपका फॉर्म फिल कर सकता है। अब बात आती है कि पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो पोस्ट के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप यहां देख रहे होंगे पोस्ट आपके सामने लिखी हुई है। जैसे कहा असिस्टेंट्स, ठीक है, इंस्पेक्टर किसमें? सेंट्रल एक्सरसाइज, ठीक है, और इनकम टैक्स, प्रिवेंटिव एग्जामिनर, है ना, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इन एसआई इन सीबीआई, ठीक है, सीबीआई में जो इंस्पेक्टर जाते हैं वो भी इसी से, है ना, असिस्टेंट सीवीसी, आईबी, एमईए, एएफएचक्यू, रेलवे, सीएसएस, इन सभी में जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जाते हैं भाई वो सभी इससे जाने लग रहे होते हैं। अब उनकी एज क्या होती है? तो आप कहेंगे सर एज अप टू 30 ईयर होगी। उनकी एज क्या होगी? 30 ईयर। इन पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए एज कितने साल होनी चाहिए भाई? आपकी 30 साल एज, मैक्सिमम 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब मुझे बताओ जरा पोस्ट, ये रही पोस्ट। नेक्स्ट चीज, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ठीक है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। इसकी एज अप टू कितने तक होनी चाहिए? 32 तक होनी चाहिए। इसमें मतलब आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया है कितने साल तक भाई? 32 ईयर्स तक। पोस्ट ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसीज, टैक्स असिस्टेंट्स, इनके लिए एज क्या है? तो भाई अप टू 27 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम एज क्या है? अप टू 27 ईयर्स, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करूं मैं तो एज रिलैक्सेशन भी है भाई, एज रिलैक्सेशन भी है। किस किस के लिए एज रिलैक्सेशन होगा? तो आप कहेंगे सर ये आपका शेड्यूल ट्राइब्स, एससी जो भी होंगे, है ना, एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और आपका ओबीसी, ये जो भी आते हैं इन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था जो आपके संविधान में है वो यहां भी आपको बताई गई है उसने कि एज रिलैक्सेशन इन सभी को मिलेगा, है ना, क्योंकि वो पहले से ही कहा गया है कि भाई एज रिलैक्सेशन इन सभी के लिए होना जरूरी है। ये अप टू आपका कितना 30 ईयर किसके लिए भाई? जर्नल के लिए, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी आती हैं। ये तो हमने देखा एज के लिए, सभी में एज कौन कौन सी, किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी एज होगी। तो भाई सीजीएल में पोस्ट कौन कौन सी होती है एसएससी सीजीएल में, है ना। तो आप कहेंगे सर दो तरीके की जॉब होती है सीजीएल में, एक तो आपकी डेस्क जॉब होती है। कैसी जॉब होती है भाई? एक तो डेस्क जॉब होती है, एक फील्ड जॉब। डेस्क जॉब कौन सी भाई? जिसमें बैठ के आपको आराम से काम करना है,
भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं जीनी है, सुबह ऑफिस जाना है 10 बजे, शाम को 5 बजे ऑफिस से वापस आ जाना है ना। वो पोस्ट कौन कौन सी हैं? तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, है ना, ऑडिटर और अकाउंटेंट ये वाली, और ये क्या है? असिस्टेंट वाली पोस्ट है। ये तो ऑडिटर और अकाउंटेंट, और ये क्या है? असिस्टेंट। असिस्टेंट भी किस किस में भाई? ASI, है ना। असिस्टेंट इंस्पेक्टर किस किस में? तो आप कहेंगे सर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, CSS इसमें है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय में। और आपका अदर IB में, CVC में, है ना, रेलवेज में, इन सभी में आपका असिस्टेंट जाते हैं। वो कौन सी जॉब है? डेस्क जॉब है, मींस आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस में वहां आपको काम करना है, ठीक है। दूसरी जॉब क्या है भाई? फील्ड जॉब, जो आपकी बाहर की जॉब है, घूम फिर के आपको उसमें काम करना ही होगा। उसमें भी 2 डिपार्टमेंट, एक तो टैक्स, नॉन टैक्स वाला, और एक क्या है भाई? टैक्स वाला। तो नॉन टैक्स वाला कौन कौन सा है? इंस्पेक्टर इन पोस्ट, है ना, और पुलिस, ठीक है। अब पुलिस के लिए कौन कौन से हैं? तो भाई नारकोटिक्स, सब इंस्पेक्टर इन CBI, ठीक है, और इंस्पेक्टर इसमें और सब इंस्पेक्टर। नारकोटिक्स में क्या भाई? इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो नॉन टैक्स वाली जॉब कौन कौन सी है? तो आप यहां देख रहे होंगे नॉन टैक्स में आप देख रहे होंगे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं? नॉन टैक्स में आते हैं। और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस किसके अंतर्गत आते हैं? तो CGL के थ्रू ही आपके सारे इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। पुलिस में कौन कौन भाई? नारकोटिक्स में और CBI में, है ना, सब इंस्पेक्टर। CBI में क्या जाता है? सब इंस्पेक्टर। नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर भी हो सकता है और आपका सब इंस्पेक्टर भी, ठीक है, ये दोनों ही। फिर आती है सर टैक्स वाली बातें, है ना, टैक्स वाली बातें कि टैक्स में कौन कौन आपके आते हैं, ठीक है। तो टैक्स में देखो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसे आप AEO कहते हो। क्या कहते हो? AEO, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। दूसरा आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट, है ना, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कैसे होते हैं भाई? इनडायरेक्ट कौन कौन है? इनडायरेक्ट को 3 पार्ट में क्या कहा? एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर। ये आपके टैक्स में कौन कौन? एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर। ये आपके 3 बड़े पोस्ट SI वाले होते हैं टैक्स वाले में, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स कहते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स भी तो 2 तरीके के हो गए ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट वाले में तो ये आपका होगा, है ना। और ये आपका डायरेक्ट टैक्स वाले में कौन है? तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। डायरेक्ट टैक्स वाले में डायरेक्ट टैक्स वाले में कौन है भाई? तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट टैक्स वाले में कौन है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये आपका कौन है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आई थिंक आप सभी को यहां पर सारी वैकेंसीज के लिए पोस्ट क्लियर हो गई होंगी कि यहां कौन कौन सी पोस्ट होती है, SSC में कौन कौन सी पोस्ट होंगी। ये सभी CHSL भी फॉलो करता है क्लरिकल वाले पोर्शन में, जिसमें आप क्लर्क जाते, ठीक है। क्लर्क कौन कौन से भाई? LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, और UDC, है ना, अपर डिवीजन क्लर्क। तो ये क्लर्क के लिए भी ये सारी चीजें फॉलो होती हैं। ये सभी में इसमें क्लरिकल वाला पोर्शन भी आता है ना। तो आप सभी लोग ये आई थिंक आप सभी लोग जान गए होंगे कि पोस्ट कौन कौन सी होती है, किस किस के लिए एज कितनी होती है ना, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। आप सभी लोग मेरी बात यहां तक आप सभी समझ पाए होंगे, है ना। चलो तो अब बढ़ते फिर नेक्स्ट अपने पोर्शन पर। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? नेक्स्ट पोर्शन क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है ना। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितनी परसेंटेज हो, उसने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि भाई मुझे परसेंटेज 50% चाहिए या 60%, जिसके मार्क्स होंगे भाई फॉर्म फिल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उसने कहा पासिंग मार्क्स आपके पास होने चाहिए, वो 33% होने चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट से आप वहां पर पास किए हो ग्रेजुएशन, वो मैटर नहीं करता। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसे इससे मतलब नहीं आपने साइंस से किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, उस सब से मतलब नहीं है। बस आपने ग्रेजुएशन की हुई हो और उसके पास मार्क्स आपके होने चाहिए,
33%। ठीक है, और इसमें आपके जितने भी एग्जाम यूपीएससी के बाद आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। किसके बाद आते हैं भाई? सीजीएल के अंतर्गत आते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा कि सीजीएल यूपीएससी के बाद सारे बड़े पोस्ट जो आपके इंस्पेक्टर्स थे, अभी मैंने आपको बताया, वो सारे पोस्ट किसके थ्रू भरे जाते हैं भाई? आपके किसके अंदर आते हैं? सीजीएल के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं फीस की। फी कितनी होती है ना? फी कितनी होगी? तो भाई फी यहां पर 100 रुपीज है। कितने रुपए है फीस की? 100। नॉमिनल सा चार्ज लेता है वो कितने रुपए भाई? 100 रुपए लेता है ना? ठीक है, तो अब यहां बात करें फी कैसे कैसे भाई आप एसबीआई चालान के थ्रू फिल कर सकते हो, है ना? नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, मास्टर कार्ड अपना यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से डेबिट क्रेडिट आपका कोई भी कार्ड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। अब डिस्काउंट भी देता है भाई एसएससी किसी के लिए, तो डिस्काउंट किस किस के लिए भाई? वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। जो आपके फीमेल कैंडिडेट है उनकी वो फीस नहीं लेता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल करा देता है ना? और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी के लिए, शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी के लिए, एंड एक्स सर्विसमैन, जो भी आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं, है ना, उनके लिए कोई फी चार्ज यहां पर नहीं है। उनके लिए कोई फी चार्ज यहां पर नहीं है। ये जो फी चार्ज है वो केवल जर्नल के लिए, वो केवल किसके लिए भाई? जर्नल कैटेगरी के लिए और ओबीसी की कैटेगरी के लिए फी चार्ज है। वो भी कितना है? नॉमिनल सा फी चार्ज है 100 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने फीस के बारे में बात की। ठीक है, किस किस की फीस जमा होती है, किस किस की फीस वो लेता है, ये हमने आपसे यहां तक बात की। क्लियर है ना? यहां तक आई थिंक आप सभी को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। अभी तक तो हमने जाना एसएससी सीजीएल है क्या, ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहती है, तो आप सबसे पहले यहां देखो, एग्जाम कंडक्ट इन 4 टायर्स, है ना, एज इंडिकेटेड। जैसा आपने नीचे देखा होगा, यहां आपको दिख रहा होगा एग्जाम कितने पार्ट में कंडक्ट होता है भाई? 4 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं यहां बात करते हैं। फर्स्ट टायर, पहला टायर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये पहले टायर का मोड क्या होगा, ठीक है, तो वहां आप देखते हो ना सीबीई लिखा होता है, तो सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो टायर 1 होगा आपका वो किस पर बेस्ड होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका उसका मोड जो होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। देन टायर 2, टायर 2 की बात करेगा तो टायर 2 भी कैसा होगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये भी सीबीई ही होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं टायर 3 की, तो टायर 3 आपका पेन एंड पेपर मोड होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा। तो टायर 3 का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर के साथ में होगा, मतलब आपको लिखना होगा वहां पर, है ना। तो अब बात करते हैं, वो टायर 3 को आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, है ना। अब बात करते हैं इसमें टायर 4 भी होता है। 4 आप देखें तो 4 को आप कैसे कह सकते हो? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको आप कहते हैं सीपीटी, है ना, या स्किल टेस्ट, है ना। जहां पर ये आपका एप्लीकेबल होता है ना, वहीं केवल ये आपका होता है। ये सभी पोस्ट के लिए नहीं होता है, ये आपका सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, ये कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। वो भी मैं बताऊंगा आपको किस किस पोस्ट के लिए होता है, लेकिन ये आप जान लें कि टायर 4 होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। और ये आप जिसमें ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता तो आप उसको कह सकते हो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपके 4 बड़े मेजर पार्ट में एग्जाम होता है, टायर 4, टायर 1, 2, 3 एंड 4। आप सभी लोग जान गए होंगे कि कैसा एग्जाम होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो सीबीई आपका टायर 1 एंड टायर 2 का रहेगा, एंड टायर 3 आपका पेन एंड पेपर मोड रहेगा, और टायर 4 आपका ये रहेगा, ठीक है। ये चाहे मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की मैं बात कर लूं यहां आपसे, चाहे मैं बात कर लूं सीएचएसएल की बात कर लूं, है ना, चाहे मैं आपसे सीपीओ वाली बात कर लूं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं टायर 1 में सिलेबस क्या आता है, क्या क्या सिलेबस आपका रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहते हैं, उसकी बातें अब यहां पर कर लेते हैं। तो टायर 1 आपका
कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सब्जेक्ट आप यहां देख रहे होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग आपका यहां पर आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने होते हैं भाई? 50 होते हैं। इसका मीन्स ये रहा कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का आपका रहने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आता है? जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस आता है। तो जर्नल अवेयरनेस के भी कितने क्वेश्चन आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 25। कितने मार्क्स का होता है भाई? 50 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके? 25 और मार्क्स कितने होंगे भाई? 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो भाई मैथ्स है ना, मैथ्स आपका। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं भाई? 25 ही आते हैं, है ना, और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 50। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 200। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 200। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100। ठीक है, मार्क्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टायर 1 में कितने हो गए? 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए भाई? 100। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? तो 60 मिनट आपके टोटल मिलने लग रहे होंगे चारों सब्जेक्ट को करने के लिए। चारों सब्जेक्ट को करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा होगा? 60 मिनट, मतलब 1 आवर आपको वहां पर मिल रहा होगा। और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो आपको मैंने बता दिया भाई, सीबीई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, है ना, ऑनलाइन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टायर 1 ये आपका क्वालिफाई नहीं होता है भाई, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, इसके मार्क्स ऐड होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसके मार्क्स ऐड होंगे आपके जब फाइनल कट ऑफ बन रही होगी। तो इसका मतलब टायर 1 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहा, इसमें आपको स्कोर करना जरूरी रहेगा। यदि आपने इसमें स्कोर किया है तो ये आपको फाइनल कट ऑफ में जरूर हेल्प कर रहा होगा। तो इसमें 4 आपके बड़े सब्जेक्ट कौन कौन से? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी पार्ट 25 एंड नंबर ऑफ मार्क्स एवरी 50 मार्क्स, है ना। और टाइम कितना है भाई? चारों के लिए आपका 1 आवर का टाइम होगा। ठीक है, और ये आपका क्वालिफाइंग बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग वाला पोर्शन बन सकता है, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ में आपका सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जी टायर 2 की। इसमें टायर 2 में होता क्या है? टायर 2 में कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपके आ रहे होते हैं? ठीक है, ठीक है, टायर 2 के लिए तो टायर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं? पेपर फर्स्ट कौन सा है भाई? पेपर फर्स्ट आपका, पेपर फर्स्ट की बात करें तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज क्या क्या है? क्वांटिटेटिव एबिलिटीज की बात करूं तो आप कहेंगे सर मैथ्स, है ना। क्या है भाई? मैथ्स। मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 100 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 100 होंगे, है ना। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे भाई? 200 नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये रहा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा आपके। मैथ्स के क्वेश्चन कितने होंगे? 100 और मार्क्स कितने होंगे? 200। ठीक है, चलो देखो अब यहां बताओ पेपर 2 क्या होगा? पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये वाला पार्ट। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे भाई? 200 होंगे, है ना, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 200। तो इसका मतलब ये रहा भाई कि 200 ही क्वेश्चन आएंगे और 200 ही नंबर के आएंगे, है ना। 200 ही क्वेश्चन आएंगे और 200 ही नंबर के आएंगे। बात समझ आई ना? ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 कुछ पोस्ट के लिए होता है आपका, किसके लिए? जीएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए, है ना। स्टैटिक्स का पेपर होता है पेपर 3। उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं भाई? 100 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं भाई? 200। ठीक है, ये पेपर 3 किसके लिए होगा? ये बात ध्यान रखनी है, ये जेएसओ के लिए होता है आपका। ठीक है, और पेपर 4 आपका, पेपर 4 जो होगा ये पेपर जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, ये दोनों पेपर किसके लिए होते हैं भाई? ये वाला और ये वाला जेएसओ के लिए होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 और ये नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? 200 होंगे। बात समझ आई? अब इनके लिए टाइम कितना मिलेगा? तो मैथ्स के लिए भी आपको 120 मिनट मिलने वाले होंगे, है ना, और इंग्लिश के लिए भी 120 मिनट मिलेंगे, और ये आपका
इसके लिए भी 120 मिनट मिलेंगे और 120 मिनट, है ना। यहां आपका 120 मिनट फॉर ईच पेपर, हर एक पेपर के लिए कितना समय आपको मिलेगा, तो 120 मिनट बोले तो 2 घंटे, है ना। 2 घंटे आपको टायर थर्ड में हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। तो यहां आपके 2 सब्जेक्ट ये सभी में कॉमन रहेंगे, कौन कौन से भाई, मैथ्स और आपका इंग्लिश, ठीक है। ये दोनों सभी में आपको करने होते हैं और ये 2 पेपर आपके कुछ पोस्ट के लिए होते हैं, जैसे जेएसओ आपके सामने हो गया, ठीक है। ये सभी ये कॉमन होंगे, ये सभी के लिए आपको देने ही होंगे टायर 2 में, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स के पेपर, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं टायर थर्ड की। टायर थर्ड है क्या, इसकी बात करते हैं। तो टायर थर्ड क्या है भाई, इसका मोड ऑफ एग्जाम क्या है, तो पेन एंड पेपर मोड है ना। पेन एंड पेपर मोड मैंने पहले ही बताया आपको, पेन एंड पेपर मोड मींस आपको लिखना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भाई, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, चाहे उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब कौन कौन से क्या क्या लिखना है उसमें, ऐसे भी आपको लिखना पड़ता है ना। प्रीसिज आपका आ सकता है, लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है, ऐसे प्रीसिज, लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको लिखना होता है। मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने होते हैं भाई, 100 मार्क्स का होता है। टाइम कितना होता है, तो 60 मिनट इसके लिए टाइम होगा। ये टायर थर्ड का सिलेबस रहेगा। टायर थर्ड में पेन एंड पेपर मोड रहेगा, है ना। और आपको हिंदी या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको वहां लिखना होगा ऐसे, लेटर, ठीक है, एप्लीकेशन या प्रेसेस, आपका इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हमने टायर थर्ड की बात की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या पॉइंट है भाई, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। क्या है, देखो, इन टायर फर्स्ट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ये बड़ा रोल निभाती है एग्जाम में, है ना। नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। यदि आपने कोई भी आंसर गलत किया है तो उसके लिए आपका आधा नंबर कट जाएगा। उसके लिए आपका कितना नंबर कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये टायर 1 की रही। टायर 2 की बात करूं तो टायर 2 में क्या होगा, टायर 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड। इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज वाले में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है। सेम बोले तो कैसे भाई, क्योंकि यहां आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, यहां आपके 200 क्वेश्चन और 200 ही नंबर के, यहां आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो यहां भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और यहां भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड ऑफ द 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट मतलब आपका मैथ्स, है ना। पेपर फर्स्ट मतलब आपका मैथ्स, एंड पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। पेपर थर्ड एंड फोर्थ क्या थे भाई, जेएसओ के लिए थे। पेपर थर्ड एंड फोर्थ किसके लिए थे, जेएसओ के लिए। तो आप मैथ्स वाले पेपर में भी आपका किसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो वहां सभी में मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या हुआ, तो कंक्लूजन यही हुआ कि सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो अब तीसरी बात करें तो इन टायर सेकंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्टेड। जितनी भी पोस्ट होंगी, जितनी भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका कंपलसरी होगा। मींस मैथ्स और इंग्लिश आपका कंपलसरी सेक्शन होगा, जो आपको टायर सेकंड में देने ही होंगे हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। और आपको मैंने यहां बताया था कि टायर सेकंड में पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ ये किसके लिए भाई, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जेएसओ के लिए, है ना। हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर फर्स्ट, है ना। जो टायर फर्स्ट में शॉर्ट लिस्टेड कर लिए होते हैं कि फॉर दिस पोस्ट मुझे ये जेएसओ वाली पोस्ट देनी है, तो आपको टायर सेकंड में पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ भी देने होंगे जेएसओ वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहां देखो टायर सेकंड में पेपर फोर्थ विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर फर्स्ट फॉर पेपर फोर्थ, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, जिसको आप कहते हो
AAO, AAO, ये आपका पेपर AAO के लिए देना होगा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये आपका स्टैटिक्स वाला पेपर जो होगा, स्टैटिकल वाला पेपर जो होगा, है ना, ये किसके लिए होगा? AAO के लिए होगा, AAO के लिए होगा, जिसे हम कह देते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब किसी भी पोस्ट पर एग्जाम देने के लिए आपको 2 पेपर तो देने ही कंपलसरी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके दोनों कंपलसरी है। मींस मैथ्स और इंग्लिश आपको टायर सेकंड में किसी भी पोस्ट के लिए देने कंपलसरी है। ठीक है, और यहां कंक्लूजन की बात करूं तो मैं कंक्लूजन क्या निकला कि भाई सभी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मींस मैथ्स और आपका इंग्लिश सभी को कॉमन देना होगा टायर सेकंड में। और बात करें थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें क्या है कि भी टायर थर्ड में जो पेपर थर्ड होगा स्टैटिक्स वाला, वो किसके लिए होगा? JSO के लिए होगा, और पेपर फोर्थ जो होगा वो आपका किसके लिए होगा? AAO के लिए होगा। ठीक है, ये आपका यहां से कंक्लूजन निकला। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस क्या है? तो इंग्लिश का सिलेबस आपका 2 सेक्शन में होता है। इंग्लिश का सिलेबस आपका 2 सेक्शन में होता है। किस किस सेक्शन में? एक तो आप कहेंगे सर ग्रामर वाले सेक्शन में, एक तो आपका ग्रामर वाला सेक्शन और एक आपका वोकैब वाला सेक्शन। ठीक है, एक आपका वोकैब और एक आपका ग्रामर, इन 2 बड़े सेक्शन में होता है। कैसे कैसे, किसका रोल कितना होता है? तो ग्रामर में बात करूं तो चैप्टर कौन कौन से? नाउन, बिहेवियर ऑफ नाउन्स, नंबर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, आर्टिकल, सिंटैक्स, वर्ब। ठीक है, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, सीक्वेंस ऑफ टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, है ना, मॉडल्स, अल्फाबेटिक सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये आपका किस में आ गया भाई? ये आपका सारा पोर्शन किस में आने लग गया? ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन होगा। किसका पोर्शन होगा? ग्रामर वाला पोर्शन होगा, जो आपका टायर फर्स्ट में भी आएगा और टायर सेकंड में भी आएगा, दोनों टायर में आपका आने लग रहा होगा। ठीक है, फिर मैंने बात की दूसरा पोर्शन वोकैब वाला। वोकैब सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइटम एंड फ्रेजेस, जिसको हम कह देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, है ना, आइटम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंशन प्रीसिज किस में आता है भाई? ये आपका टायर थर्ड में आता है। ये आपका किस में आता है भाई? टायर थर्ड में आपका आने लग रहा होता है। ठीक है, तो यहां आपके बात करें कौन से सेक्शन को ज्यादा ध्यान दें, किस सेक्शन पर हम अपनी कमांड करें, तो सबसे पहली कमांड आपकी वोकैब पर होनी जरूरी है। वोकैब वो आपको एक मेजर पार्ट आपका एग्जाम में रोल करती है। वोकैब का रोल क्या है भाई? आपको यदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई रूल रेगुलेशन आपका नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं एंटोनियम की बात करूं तो एंटोनियम आपको याद करने होंगे, सिनोनियम्स की बात करूं वो भी आपको याद करने होंगे, वो खुद से तैयार करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो उसको आप याद करेंगे ही करेंगे, वो आपको याद करना ही होगा, ये पोर्शन आपको तो रटना ही पड़ेगा। इन द सेंस यही बोलू ना लास्ट में कि रटना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी वोकैब को क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। फिर आपसे मैं बात करूं तो आप स्पेलिंग करेक्शन, है ना, आइटम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये आप सभी को याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं प्री में बात करूं ना तो प्री में आप कहेंगे तो 20 to 22 मार्क्स का वेटेज जो होता है ना, 20 to 22 मार्क्स का जो वेटेज होगा वो वोकैब का ही होता है। प्री मतलब टायर 1 में जो इंग्लिश में वेटेज होता है वो 20 से 22 मार्क्स का वेटेज किसका होता है? वोकैब का होता है। ठीक है, तो इसलिए वोकैब सेक्शन को आप जरूर अपने को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये आपका रोल ज्यादा निभा रहा होता है। अब इसमें आपका सबसे बड़ी बात टाइम नहीं लगता है करने में, यदि आपको पता है तो आंसर करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वोकैब का सेक्शन में ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, और ग्रामर वाले पोर्शन की मैं बात करूं तो ग्रामटिकल आपको पढ़नी पड़ेगी, उससे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी टीचर की हेल्प से पढ़े, चाहे वो आप किसी बुक की हेल्प से पढ़े, वो आपको रूल रेगुलेशन सारी चीजें उनके बारे में जाननी होंगी, है ना। दूसरा पोर्शन की बात करूं तो दूसरा पोर्शन क्या आता है आपका? रीजनिंग। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो भाई कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन,
डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन है ना, वर्ड फॉर्मेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है ना, वेन डायग्राम, ठीक है, क्लॉक, कैलेंडर, कोड, पजल टेस्ट, ये तो नहीं, कोऑर्डिनेट इक्वालिटी तो नहीं एसएससी पूछता है, लेकिन हाँ पजल छोटी छोटी, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, ये भी नहीं पूछता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी कभी कभी पूछ लेता है, लेटर सीरीज है ना, नंबर सीरीज, फाइंडिंग, शेड्यूल डे डाटा, मतलब आपका वही फिर से कैलेंडर की बात करूं, मिसलिनियस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अजम्पशंस, आर्गुमेंट है ना। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग 3 सेक्शन में आपसे पूछता है। 3 सेक्शन कौन कौन से भाई? 3 सेक्शन आपके कौन कौन से? एक तो आपका वर्बल हो गया, ठीक है, एक आपका नॉन वर्बल हो गया, और एक आपका एनालिटिकल हो गया, ठीक है, एनालिटिकल। तो वर्बल में ये सभी टॉपिक्स जो अभी तक मैंने आपको बताए, ये सारे किस में आते हैं भाई? वर्बल में आते हैं, ठीक है। अब नॉन वर्बल की मैं बात करूं तो आप यहां नॉन वर्बल का सिलेबस देख रहे होंगे, 5 और 7 फिगर सीरीज है ना, एनालॉगी भी इसमें आता है, एनालॉगी इसमें आता है। कैसे नॉन वर्बल में? नॉन वर्बल बेसिकली कहते किसको है? जो पिक्टोरियल बेस्ड होती है, जिसमें भाषा का कोई खेल नहीं होता, उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। उसमें कोई भाषा नहीं रहेगी, आपकी लैंग्वेज कहीं से कहीं तक नहीं रहेगी, केवल वो बेस्ड रहेगी, पिक्टोरियल बेस्ड, ठीक है। तो उसका सेक्शन आपका यहां पर किसमें आ रहा होगा? पिक्टोरियल बेस्ड, मतलब फिगर सीरीज रहेगी, पिक्टोरियल बेस्ड ही एनालॉगी रहेगी, पिक्टोरियल बेस्ड ही क्लासिफिकेशन रहेगी, मिरर एंड वाटर इमेज रहेगी, एम्बेडेड फिगर मतलब ये आकृति किसमें निहित है? काउंटिंग ऑफ फिगर है ना, ये आपका फिगर पर ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब मैं तीसरी बात करूं तो एनालिटिकल की, तो एनालिटिकल का कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिलोजिज्म एंड ये आपका एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट, ये भी किसमें आता है? आपका एनालिटिकल वाले पोर्शन में आता है। अब किसका वेटेज कितना होता है? तो जी आप बात करें तो नॉन वर्बल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन वर्बल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एनालिटिकल में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल के 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी बचे क्वेश्चन आपको वर्बल रीजनिंग से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको वेटेज समझ आ गया होगा कि रीजनिंग का वेटेज क्या होता है, इंग्लिश का वेटेज क्या होता है और किस टॉपिक में इंडिविजुअल आपको प्रिपरेशन करनी जरूरी है, ठीक है। चलो अगले सेक्शन पर बात कर लेते हैं। अब अगला सेक्शन किसका है भाई? मैथ्स का। तो मैं मैथ्स की बात करूं आपसे तो मैथ्स भी इसी तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका अर्थमेटिक, ठीक है, एक आपका एडवांस और एक आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया हुआ है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो भाई प्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। प्री में कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी इन दोनों का जो बचा वो 50-50% आपका वेटेज होता है, ठीक है, वेटेज होता है। बेसिकली प्री में एडवांस ज्यादा आता है, थोड़ा अर्थमेटिक का वेटेज कम रहता है। प्री में एडवांस ज्यादा आता है, अर्थमेटिक थोड़ा सा कम रहता है, 1-2 क्वेश्चन ही कम रहता है, ज्यादा कम नहीं, 1 या 2 ही क्वेश्चन कम रहता है। एडवांस का वेटेज होता है। फिर आपका डीआई, ये डीआई आपका 3 से 4 क्वेश्चन प्री में आते ही आते हैं, ठीक है। 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप वेटेज समझ गए होंगे डीआई का वेटेज है क्या, ठीक है। तो अब सिलेबस की बात करूं मैं आपसे अर्थमेटिक का पोर्शन, बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन है ना, स्क्वायर एंड रूट्स, क्यूब रूट्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एचसीएफ, एलसीएम, यूनिटरी मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप है ना, ये आपका एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। ये आपका किसमें आ गया भाई? अर्थमेटिक में आ गया। किसमें आ गया? अर्थमेटिक वाले पोर्शन में ये सारी चीजें आपकी आती है, ये सारे चैप्टर आपके अर्थमेटिक में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस मैथ की। तो एडवांस में क्या? एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है, वो आपका एरिया एंड वॉल्यूम आपसे पूछ रहा होता है। रेसेस एंड गेम्स, ये आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है। देखो यहां पर डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है आपका, है ना,
प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा और लॉगरिथम। ठीक है, ये आपका किस में आता है भाई? एडवांस मैथ्स में आता है। और डीआई आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से में? अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई। टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि अरिथमेटिक में क्या क्या आते हैं, एडवांस में क्या क्या आते हैं और डीआई में आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने इतने सेक्शन में बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं 4th सब्जेक्ट, जो आपका क्या होता है? जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज में क्या 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 आता है भाई? जर्नल स्टडीज में, ठीक है, सामान्य विज्ञान जिसे आप कहते हैं, है ना, सामान्य अध्ययन। जर्नल साइंस क्या आता है भाई? जर्नल साइंस। तो जर्नल साइंस भी 3 पार्टों में पूछा जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो एग्जाम की बात करूं तो बायो का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, बायो में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, अदरवाइज बायो से ज्यादा। फिर फिजिक्स का भी वही वेटेज, 1 से 2 क्वेश्चन। बायो का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, इसका रोल आजकल एग्जाम में ज्यादा होता है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, है ना, स्टैटिक जीके, इन दोनों का रोल आजकल ज्यादा होने लगा है। बाकी सभी से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनका रोल भी अच्छा खासा आजकल पेपर में आता है। जो आपके करंट के मुद्दे होते हैं और स्टैटिक जीके आपकी होती है, इन सभी का रोल आजकल ज्यादा हुआ है। तो साइंस, जर्नल साइंस कौन कौन सा? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स। जो आज के टाइम में प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादा, तो आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, पॉलिटी को क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को पढ़ें, इकोनॉमी का कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है ना। और जर्नल साइंस का वेटेज आपका बायो का पोर्शन ज्यादा आता है, और फिर फिजिक्स और देन उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा आता है। तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, ये बात आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किस सब्जेक्ट में, जर्नल स्टडीज में कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, मैथ्स में कौन से पोर्शन को आपको प्रायोरिटी देनी है ना, और आपके इंग्लिश में कौन से पोर्शन को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, चलो अब मैं टायर सेकंड की ही बात करूं सिलेबस को लेकर के। टायर सेकंड की मैं बात करूं सिलेबस को लेकर के, तो आप कहेंगे सर टायर सेकंड में वेटेज किस किस का रहेगा, कितना कितना रहेगा। तो इसी तरीके से टायर सेकंड की बात करें आपसे, तो टायर सेकंड में बात पेपर कौन कौन से होते हैं भाई टायर सेकंड में, तो मैंने आपको बता दिया 2 ही पेपर होते हैं। एक आपका मैथ्स का होता है ना, और एक आपका किसका होता है भाई? दूसरा इंग्लिश का पेपर होता है। किसका होता है? इंग्लिश का। तो मैथ्स में अरिथमेटिक, ठीक है, एडवांस और आपका डीआई, यही तो पूछा जाता है ना, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई। तो यहां वेटेज अरिथमेटिक बढ़ा लेता है अपना 1 से 2 क्वेश्चन, एडवांस एंड डीआई भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, टॉपिक वही सबके सेम रहेंगे, सेम टॉपिक रहते हैं, सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, और इंग्लिश की बात मैं आपसे करूं, इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में यहां भी किसका वेटेज रहता है भाई? वोकैब का वेटेज रहता है। वोकैब यहां भी रहता है, और वॉइस एंड नरेशन, वॉइस एंड नरेशन, वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव, नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनका वेटेज भी आपके एग्जाम में रहता है। इनका वेटेज मेंस में आके बढ़ जाता है ना। 50 क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछे जा रहे होते, तो इनका वेटेज आप समझ गए होंगे, है ना। पैसेज का वेटेज आप समझे, पैसेज आपके 2 से 3 पैसेज आपके यहां आ रहे होते हैं ना। आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट आपका आने लग रहा होता है, 1 से 2 क्लोज टेस्ट आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तो इनका वेटेज आपका ज्यादा है। फिर ग्रामर, फिर बाकी जो बची वो आपकी ग्रामर आ रही होती है। ठीक है, तो ये टायर सेकंड में बात रही आपकी। आप देखें तो यहां पर फाइनल मेरिट, अभी फाइनल मेरिट रिसेंटली लगी थी, वो मैं आपको बता दूं एक बार। कैटेगरी वाइज यहां आपके सामने मेंशन है, कट ऑफ किसकी कितने नंबर गई है, कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे, कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, और जेएसओ की पोस्ट के लिए, ठीक है, जेएसओ की पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के लिए ये आपके सामने मार्क्स हैं, कैंडिडेट कितने कितने अवेलेबल हुए ये आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, ये अभी रिसेंटली कट ऑफ जो लगी थी ये आपके सामने है। ठीक है, अब आपका सीपीटी होता क्या है, तो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें होता क्या है, इसमें भी आपका 3 पार्ट में होता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं सीपीटी में, तो वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, आपको एमएस वर्ड आपका आना चाहिए। ठीक है, एमएस वर्ड आपका आना चाहिए। स्प्रेडशीट्स एंड फाइल्स, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्सेल होता है, ये आपका क्या होता है, एक्सेल होता है। और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ये आपका पावर पॉइंट होता है, ये आपका क्या होता है भाई,
पावर पॉइंट। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए सीपीटी में, यही 3 चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब सीपीटी होता किस किस के लिए? पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ सीएसएस, केंद्रीय सचिवालय के लिए जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जाते हैं उनके लिए। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, है ना, ये आपका विदेश मंत्रालय के लिए। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसके लिए होता है अंडर ऑफ द मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, एंड असिस्टेंट जीएसआई, इन सभी के लिए क्या होता है भाई? सीपीटी इन सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, नो एक्सेप्शन फ्रॉम सीपीटी इज अलाउड फॉर एनी कैटेगरी, उसमें कोई भी कैटेगरी का होगा, किसी के लिए कोई भी आपका यहां पर रिलैक्सेशन उसमें नहीं है। सीपीटी विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ये किसका होता है, कैसा होता है भाई? क्वालिफाई ही आपको करना होता है, इसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होते। ठीक है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहां देख सकते हो किस किस पोस्ट के लिए होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे प्रिनेटिव ऑफिसर्स के लिए, है ना, सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जामिनर के लिए होने लगा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड। ये आपका मेल के लिए बता दिया गया है ना, वहां आपको फीमेल। ये आपका दूसरा पोस्ट क्या, सब इंस्पेक्टर के लिए, किसमें? सीबीआई में बता दिया है कि हाइट आपकी होनी चाहिए, चेस्ट विजन ये आपका होना चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपका सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए आपका यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड, और ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, ये सब कुछ यहां पर मेंशन है। आप सभी लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहां रिलैक्सेशन की भी बात की हुई है, रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा वो सारी बात यहां आप देख सकते हो। ठीक है, और इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू खत्म कर दिया, मोदी जी ने खत्म किया था इंटरव्यू अब एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, अब सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या है? तो ग्रेड पे की मैं बात करूं आपसे तो ग्रेड पे के सामने मैंने अमाउंट भी लिखी है, ये आपका फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, जिसका 4800 ग्रेड पे होता है उसका अमाउंट क्या होता है? 60,000 से 65,000, 4600 पे ग्रेड वाले को 50,000, 4200 वाले की 40,000, है ना, 2800 ग्रेड पे 30,000 से 35,000, 2400 ग्रेड पे की 20,000 से 25,000। ठीक है, ये आपका वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो ये ग्रेड पे की मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, चलो तैयारी के दौरान क्या करें? तो आप तैयारी के दौरान बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, सिलेबस से फैमिलियर होना है कि सिलेबस क्या आता है, सिलेबस से फैमिलियर कैसे होंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देख करके फैमिलियर हो सकते हैं। भाई प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जाने लग रहा है उस तरीके से आप फैमिलियर हो जाएं। और एक सबसे बड़ा वर्ड यहां पर कंटिन्यूटी बनाए रखें, मतलब रेगुलरिटी आपकी लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 दिन गायब हो गए, फिर तीसरे दिन पढ़ाई करने के लिए आए। ठीक है, तो आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है भाई, पर डे आपको पढ़ाई करनी है, चाहे वो 2 घंटे ही करें लेकिन पर डे करनी है। और यहां आपका सिलेक्शन जल्दी से लेने के लिए 6 से 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई रेगुलरिटी के साथ करते रहे तो भाई आप कंटिन्यूटी जल्दी से आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, डाइट आपको प्रॉपर लेनी चाहिए क्योंकि भाई 6 से 8 घंटे आप पढ़ेंगे तो डाइट भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और नींद भी पूरी तरह से ले भाई, ऐसा नहीं है पढ़ते ही रह जाए नींद ना ले तो आप कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। मतलब ये रहा कि आप जितना भी पढ़े ना सॉलिड पढ़े, जितना पढ़े वो सॉलिड पढ़े, ऐसा नहीं किताब सामने रख ली पढ़ रहे नहीं है, लग रहे हैं फोन में, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है और रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना है ना। जैसा कहा गया मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। तो मंजिलें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल मिलेंगी भाई, है ना। जैसे आप यहां देख रहे होंगे दूसरा कोटेशन, मंजिल पर पहुंचना तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, है ना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते रफ्तार हमारे कदमों की। जब आप कांटे ही होते हैं तो रफ्तार वही बढ़ाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी लाइफ में आएंगी लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, रेगुलरिटी आप पूरी तरीके से बनाते रहेंगे। ठीक है, चलो जी, तैयारी के दौरान क्या नहीं करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको क्या क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के बाद भी आपके साथ दिक्कत हो जाती है, आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लेते हैं फिर सोचते हैं क्या करें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं रखनी है। डिस्ट्रैक्शन से बचें, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस आप फोन से ज्यादा बच करके रहें, है ना, फोन से बच करके रहें। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, फ्रेंड्स ग्रुप से बच करके रहे, है ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट आपको
कर रहे होते हैं। मैंने मना नहीं किया, लेकिन उनसे बच के रहना है। ज्यादा किताब पढ़ने से बचे, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा किताब पढ़ने से आपको बचना है। एक किताब को पढ़ना है, एक को ही 10 बार पढ़ना है, 10 को एक एक बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला होगा। 10 को, एक किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हर बार नई नई चीज निकल करके आएंगी, ठीक है। और सुबह जल्दी उठें, योगा करें, व्यायाम करें, सारी चीजें, ठीक है, प्रॉपर, तभी आप माइंड फ्रेश रहेगा। घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे, तभी आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को, मेरी सभी बातों को आप सभी लोग समझ पाए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब टूटने लगे हौसला तो बस यही याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं ढूंढते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसी से आपको प्रिपेयर करते हुए रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। आई होप आप सारी बातें जान पाए होंगे मेरे साथ में, क्या क्या चीजें थी मैंने आपको डिटेल डिस्कस किया था, और आप सभी लोग इन सभी चीजों की डिटेल जानकारी लेने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए हमारे रविंद्राज लर्निंग 24/7 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्राज इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपके बीच जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।